नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मंत्रिमंडल सेट। अब 24 टारगेट देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदला और अब मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश को लेकर पार्टी नेतृत्व का विजन बड़ा भी है और स्पष्ट भी है। 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत मालवा निमाड़ से 10 मंत्री हो गए हैं। विंध्य से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला समेत 3 मंत्री हैं और उसके बाद मध्य भारत से 6 यानी भोपाल से लेकर जो नर्मदापुरम का क्षेत्र है वहां से 6 मंत्री बनाए गए हैं और महाकौशल से 5, ग्वालियर चंबल से 4, बुंदेलखंड से 3 मंत्री बनाए गए हैं। जातिवार देखें तो मोहन सरकार में अब 4 एससी, 5 एसटी, 11 ओबीसी और 11 सामान्य वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं। इस सोशल इंजीनियरिंग की वजह साफ है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विश्वास के जरिए पार्टी सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है, लगी हुई है। एक जमाना था जब बीजेपी को ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहा जाता था। पार्टी उस मिथक को भी तोड़ने में जुट गई है और विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासियों को साधने खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत की। दलित वर्ग को साधने सागर में संत रविदास जी भव्य मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी थी। वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुद को वंचित, शोषित लोगों के साथ खड़ी दिखाई देना चाहती है, जिसका फायदा भी पार्टी को अपने विस्तार में मिला भी है। और यही वजह थी कि जब इन वर्गों के प्रतिनिधित्व की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने पर्याप्त स्थान भी दिलाया है और वर्ग को साधने के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव को केंद्र में रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलावा पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यह प्रयोग बखूबी किया है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य प्रदेश की 29 सीटों पर परचम लहराना है और इसी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से पार्टी ने प्रदेश में कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है और हार की हताशा से नहीं उबर पा रही कांग्रेस के सामने अब भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बड़ी चुनौती है, जिसमें फिलहाल कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, एक संदेश साफ किया है और स्पष्ट संदेश दिखाई दे रहा है कि जो भी अब लक्ष्य है वह जीत ही अंतिम लक्ष्य है और उसी को लेकर तमाम समीकरण भी बनाए जा रहे हैं और तमाम तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में और चुनावी मोड में, इलेक्शन मोड में भी नजर आ रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, यहाँ के सभी जातिगत समीकरण साधे गए हैं और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी आलाकमान जुटी हुई है। और यहां पर पहले भी जिस तरीके से चर्चाएं देखने को मिली कि पार्टी ने साफ किया है जो जीत की जिम्मेदारी है वो आलाकमान की है, बाकी जो स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं और वो स्थानीय स्तर पर अपना कार्य करें और परफॉर्मेंस ही एकमात्र आधार यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। उसी के आधार पर तमाम जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको मंत्री का चेहरा बनाया गया है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अब तमाम तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और जुट गई है। फिलहाल क्या कुछ तैयारी बीजेपी की लोकसभा को लेकर दिखाई दे रही है और कांग्रेस की आज बैठक थी, काफी महत्वपूर्ण बैठक इसे कहा जा रहा था, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल ऋषभ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आज का दिन अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोकसभा 2024 की बात कर रही है। आज प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अपने जो उनका नया कैबिनेट है उनके साथ अनौपचारिक बैठक उन्होंने की थी, तो उसमें भी उन्होंने विशेष जोर जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर दिया है और उन्होंने कहा है कि सभी मंत्रियों को प्रभार भी दिया जाएगा लोकसभा का और जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन्होंने ये कहा है कि सभी मंत्री सुनिश्चित करें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो ताकि लोकसभा में उसका फायदा मिले। और आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में भी आप देखिए पूरा जो है एक तरह से नई ऊर्जा आ गई है। सभी युवाओं को महत्वपूर्ण पद पे बिठा दिया गया है, चाहे वो जीतू पटवारी हो अध्यक्ष की जगह, अध्यक्ष के कुर्सी पे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं, एक युवा एनर्जी है। और आज जिस तरह से पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, जाहिर तौर पे जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनका दौर अब लगभग हम कह सकते हैं कि खत्म हो गया है। अगर बीजेपी बदल रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी में बदलाव है, वैसे ही कांग्रेस में
बदलाव है, दोनों तैयारी कर रहे हैं लोकसभा 2024 की। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि कांग्रेस भी अब लगातार सक्रिय है और जिस तरीके से कार्यकारिणी को भंग किया गया है, नई उम्मीद कम से कम मेरे हिसाब से कार्यकर्ताओं में जागेगी कि आप कुछ जो बदलाव होगा वो कांग्रेस के हित में होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए और इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाएगी। मेहमानों से आपका हम तारुफ करा देते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस से आनंद तारड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब तमाम चर्चा के बिंदु हैं, लेकिन सबसे पहले रमेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं और समझना चाहूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तमाम समीकरण साधने की कोशिश की गई है और सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान है वो 2024 की रणनीति में भी अभी से जुटता नजर आ रहा है। और आज की जो बैठक कांग्रेस के लिहाज से रही, जहां कांग्रेस ने कार्यकारिणी को भंग किया है, तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ सर आपको नजर आ रहा है रमेश जी कि अब लोकसभा चुनाव सामने है और नई तरीके से रणनीति कांग्रेस बना रही है और बीजेपी लगातार जैसा कि मूड में नजर आती है वैसी दिख रही है, अब जो स्थिति बन रही है राजनीतिक रूप से वो क्या कुछ आप देख रहे हैं? नहीं कि दोनों पार्टियों की आज जो बैठकें हुई हैं, भाजपा की मंत्रिमंडल की बैठक और कांग्रेस की संगठन की बैठक, ये जैसे कि हम लोग कल्पना कर रहे थे कि सरकार बनने के या विधानसभा चुनाव के पूरा होने के बाद ही दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में लगेंगी। तो इन दोनों बैठकों ने वही संदेश लगभग दिया है। तो जहां एक तरफ आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उनमें दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। एक तो कहीं ना कहीं जो भी काम किए जाएं वो केंद्र सरकार और मोदी जी की गारंटी या उनके चेहरे के नाम पर उनको स्थापित करने का काम किया जाए, एक इस पर चर्चा हुई। दूसरी इस बात पर चर्चा हुई कि वो जो संकल्प पत्र में बातें हैं, तो संकल्प पत्र के क्रियान्वयन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की है। तो इस पर भी चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट ला करके और खर्चों को संतुलित करके किस प्रकार वो जो योजनाएं जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को आगे लागू किया जाए। तो इस पर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने भी लगभग संगठन कैसे सक्रिय हो, और कांग्रेस ने इस बात पर भी विचार किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो कुछ किया है तो किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की कि कांग्रेस के भीतर भी जो भीतरघात हुई है उसके कारण भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूं दोनों ने ही, अगर कांग्रेस अपने भीतर के नुकसान को पूरा कर लेगी तो वो बहुत अच्छी टक्कर देगी। उसका एक कारण है कि कांग्रेस का जो वोट का प्रतिशत है 2018 की तुलना में उसमें बहुत मामूली ही गिरावट आई है, आधा % से भी कम की गिरावट आई है। और उसमें भी अगर कांग्रेस के विद्रोहियों के वोट जोड़ें तो वो नुकसान और कब बैठता है। तो कांग्रेस आज की जो बैठक में ऐसा लगा कि वो आगे चल करके एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ करके काम करेगी। और भाजपा ने, उनके पास 28 सीटें हैं, तो उनके पास चूंकि स्वाभाविक रूप से बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ नहीं है, एक सीट है उनके पास। तो मैं समझता हूं बहुत दिलचस्प होगा। दोनों की बैठकों ने संकेत इस बात का दिया है कि पूरी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल रमेश जी, देखिए काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। वाकई में कांग्रेस भी अब चाहेगी कि जो नए बदलाव देखने को मिले हैं और नई उम्मीदों के साथ जो कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगेगी कि अब जो युवा चेहरे सामने आए हैं कुछ आगे उनकी भी भागीदारी रहे और जिस तरीके से सक्रियता और भी बढ़े जिससे कि पार्टी को फायदा मिले। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सभी समीकरणों को साधा है, एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से अब तमाम जो स्थिति बनी है, समीकरण साधे हैं और जिस तरीके से जब प्रतिनिधित्व देने का मौका भी आया तो पार्टी ने देर नहीं की और साफ तस्वीर वो नजर आ रही है कि सभी वर्गों को साधा गया है। और राजनीतिक फायदे नुकसान से अगर पीछे भी हम छोड़ दें तो जो वंचितों और शोषण होने की जो छवि साथ में खड़े रहने की बीजेपी बना रही है, अब ऐसी छवि के सामने कांग्रेस जिस तरीके से जो चुनाव हारी है, जो अंतरकलह पार्टी के भीतर दिखाई दी, चर्चा भी आज इस मीटिंग में हुई है, तो आमना सामना किस तरीके से आगे लोकसभा के लिहाज से दिखाई दे रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने जो ओबीसी का कार्ड खेला था, पिछले कुछ महीनों से ओबीसी की बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में और विशेषकर अगर मंत्रिमंडल का चेहरा देखें तो न केवल मुख्यमंत्री ओबीसी है बल्कि इसमें 11 मंत्री उन्होंने ओबीसी से लिए हुए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के हाथ से ये जो ओबीसी का कार्ड है इसको छीनने की कोशिश की है। और दूसरी इस मंत्रिमंडल की एक और विशेषता है कि मध्य प्रदेश में 2 बड़े आदिवासी बेल्ट हैं, एक मंडला है और दूसरा झाबुआ है।
तो इन कांग्रेस भाजपा ने इन दोनों स्थानों से आदिवासी महिला लिया है। तो जिस प्रकार उनका वो लाडली बहना रहा है, तो मुझे जो लग रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं महिलाओं में किस प्रकार पकड़ बने। तो झाबुआ से भी उन्होंने एक महिला का चेहरा लिया आदिवासी का, और मंडला जिले से भी उन्होंने महिला का चेहरा लिया है। तो मैं समझता हूं भविष्य में ये उन्होंने कांग्रेस के लिए एक प्रकार से गोलबंदी की है कि आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार वो घुसपैठ कर सकते हैं और अपनी पकड़ को बना सकते हैं। ये उन्होंने इस बात को किया है। और ब्राह्मणों को जो उन पर आरोप लगता था, तो ये कुल मिलाकर के 28 और 3 ये करीब 31 लोगों का मंत्रिमंडल हुआ, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 28 मंत्री। तो 31 में से केवल 2 ही ब्राह्मण उन्होंने लिए हैं। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा पर जो आरोप ब्राह्मणों का लगता था, उससे उन्होंने बचने की इसमें कोशिश तो की है। जी निश्चित तौर पर रणनीति भी साफ है, कुल मिलाकर जीत ही एकमात्र उद्देश्य है और उसके अलावा भी जो वंचित शोषित हैं उनको लेकर आगे बढ़ने की एक पूरी रणनीति बीजेपी की है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आनंद तारण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार। जी आनंद तारण जी, क्या कुछ अब आपकी रणनीति रहने वाली है? तमाम बदलाव पार्टी में देख रहे हैं, तमाम बदलाव आप कर रहे हैं और एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ अब आगे बढ़ने की तैयारी है। अब आपकी तस्वीर भी मैं देख पा रहा हूं। क्या कुछ रणनीति आपकी, क्योंकि बीजेपी ने तमाम समीकरण साथ लिए हैं और 24 के लिहाज से अब बीजेपी पूरे सक्रिय मोड में है और किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस कहां अपने आप को दिख रही है? देखिए, निश्चित रूप से हमारा बिल्कुल मंथन चल रहा है और लगातार तीसरा दिन है आज मंथन का और कल आखिरी है। तो निश्चित रूप से नई ऊर्जा के साथ नए अध्यक्ष, नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो निश्चित रूप से आज हमारे सब कार्यकर्ता और नेता बिल्कुल उद्वेलित हैं कि आगामी 2024 निश्चित रूप से हमें फतह करना। हाँ बिल्कुल, जिससे पहले हमने देखा विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, आप समीक्षा भी कर रहे हैं। अब बड़ा आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया था कि ओबीसी के साथ भेदभाव किया जाता है, ओबीसी को पिछड़ा रखने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो अब बीजेपी का जो सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हमने देखा है, ओबीसी को बाकायदा बढ़िया प्रतिनिधित्व दिया है और आगे भी तैयारी भी है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, भारी पड़ सकता है, चुनौती हो सकती है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बीजेपी की अभी की रणनीति? देखिए, ये सब चीजें आगे आएंगी, आने वाले समय में सब चीजें आएंगी। हम लोगों का तो मुख्य काम ये कि तो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से, उन वायदों को हम पूरा करवाएं कि हमारी लाडली बहनों से 3000 रुपए की जो वायदे किए उन्हें समय पे पैसे मिले। अगर उन्होंने 450 रुपए का गैस सिलेंडर की बात की है तो 450 रुपए का गृहिणियों को सिलेंडर मिले, सबको सिलेंडर मिले। उन्होंने अगर 31 रुपए की धान खरीदी की बात की है, 27 रुपए की गेहूं खरीदी की बात की है, तो निश्चित रूप से उन सब वचनों को उनका पूरा करवाएं जो उन्होंने जनता को वचन दिए। और निश्चित रूप से जो जनता की समस्या है उनको हम सड़क से लेकर सदन तक ले जाएंगे। निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष का काम अब यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, आप तमाम बातें कह रहे हैं। मैं एक लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक सवाल आपसे चाह रहा था कि अब जो बीजेपी अब जो तैयारी कर रही है और तो जिस तरीके से समीकरण साधे हैं, कांग्रेस अपने आप को किस तैयारी के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से कहाँ देख रही है? क्या कुछ आगामी तैयारी रहेगी? क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की अब बनना शुरू हुई है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस की रणनीति पूरी तैयार हो रही है। आप कुछ दिन में देखेंगे कि ये सब जमीन पे आ जाएगी और निश्चित रूप से हम आसान हैं। आपको ये भी पता होगा हमारे सब कार्यकर्ता इस मामले में कहीं डेमोलाइज नहीं है, सब सजग है और निश्चित रूप से 2024 की सरकार बनाने के लिए आतुर है। क्योंकि आपने देखा होगा 2003 में भी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों में कांग्रेस हारी थी। इंडिया साइकिल की बात चली थी और भारतीय जनता पार्टी ने वहां मात खाई थी और कांग्रेस की आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल तक चलने वाली सरकार बनी। ठीक है आनंद तारण जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। शिवम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है और कांग्रेस भी देखिए अब सक्रिय हुई है, तमाम बदलाव हुए हैं। कांग्रेस का फिलहाल कहना है कि मध्य प्रदेश में तो एक मजबूत विपक्ष की तरह वो आगे डटे रहेंगे और साथ ही अब तमाम तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर भी है, महागठबंधन साथ है, तमाम मुद्दे हैं, केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी भी है। किस तरीके से आप सामना करेंगे और क्या कुछ तैयारी आपकी है निजी तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो संगठनात्मक रूप से लगातार अपनी चूल्हे कसता रहता है। हमारे यहाँ पर निरंतरता के साथ संगठन काम करता है, चाहे हम पक्ष में हो अथवा विपक्ष में हो, उसका इस चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग पार्टी के अंदर से सरकार में जाते हैं वो अपने कर्तव्यों का जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उसका निर्वहन करने का
प्रयास करते हैं और हमारी सरकारें जो भी हमारी योजनाएं होती हैं, जिन चीजों पर हम वादे करके सत्ता में आते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए काम करते हैं और उनकी डिलीवरी जमीन पर करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार जो जनता से वादे किए हैं उनकी पूर्ति हुई है। तो एक विश्वास जो जनता और हमारे दल के बीच में कायम हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर उसके परिणाम स्वरूप हम लगातार चुनावों में विजय प्राप्त करते हैं। हमारे सरकार की कार्य योजना, हमारी डबल इंजन की सरकारों की विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति, और इसके साथ ही साथ हमारे संगठन तंत्र की मजबूती व जो हमारी एक फौज है कार्यकर्ताओं की, जो बूथ तक अपनी लड़ाई लड़ती है और समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करती रहती है, बेहतर करती रहती है, वो हमारी जीत में सबसे महत्वपूर्ण कारक बनते हैं। हमने देखा है कि जब डिजिटलाइजेशन का दौर आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को किस रूप से प्रशिक्षित किया, उनका डिजिटलाइजेशन किया। यह तमाम चीजें चुनाव में कहीं ना कहीं एक एडिशनल एडवांटेज देती हैं, जो वोट प्रतिशत हमारा बढ़ता है। यह तमाम चीजें उसका परिणाम है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी लगातार हो रही पराजयों से सबक नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी रूप में, किसी भी चुनाव में, किसी भी राज्य में अगर वोट प्रतिशत के मामले में भी पिछड़ती है, तो हम तत्काल उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, नेतृत्व में हमारे पास जो सुझाव आते हैं उनको एकोमोडेट किया जाता है, उन तमाम चीजों को समायोजित करके संगठन आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी स्थायी भाव के साथ हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखते हैं कि जो एक डीलरशिप का कल्चर होता है, जहां पे बड़े उद्योग समूह अपने स्थानीय स्तर के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त करते हैं जो व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाता है और उसके बाद उस क्षेत्र में उस व्यवसाय को वह संचालित करता है। तो कांग्रेस उसी तरीके से ठेके पर चलती है। इनका राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी को ठेके पर देता है। पहले यहाँ ठेकेदार कमलनाथ जी थे, अब नए ठेकेदार के रूप में जीतू पटवारी सामने आए हैं। शिवम जी देखिए, कांग्रेस तो लगातार अब सक्रिय हुई भी है और निश्चित तौर पर अब जो तमाम गलतियां विधानसभा चुनाव में हुई हैं सीखेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जो समीकरण आपने साधे, अच्छी बात है, आपने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन अब जो बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा नाम है, तमाम शिवराज कैबिनेट के मंत्री हैं जिनको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है, क्या कुछ भूमिका उनकी अब आगे रहेगी? क्या कुछ बीजेपी तैयारी कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मूल मंत्र है कि हर कार्यकर्ता के लिए कार्य और कार्य के लिए कार्यकर्ता। तो दोनों ही चीजें स्थायी भाव के साथ चलती हैं। स्वाभाविक तौर पर शिवराज जी का अपना प्रशासनिक अनुभव है, इतने लंबे वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, जनता के बीच भी उनकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता है। तो पार्टी उनका कहां बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती है, इस दिशा में विचार करेगी। हमारा प्रदेश का मंत्रिमंडल सर्वसमावेशी है, हर क्षेत्र का उसमें प्रतिनिधित्व है, सामाजिक वर्गों को उचित स्थान दिया गया है और सभी वर्गों की अस्मिता और आकांक्षा का प्रतिबिंब यह मंत्रिमंडल है। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश के विकास के लिए जिस स्तर का विजन चाहिए, जो रणनीति चाहिए, जिस प्रकार के विशेषज्ञ चाहिए, वह भी इस मंत्रिमंडल में मौजूद है। अनुभव का भी इसमें एक फुट देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ ऊर्जा के रूप में जो युवा शक्ति है उसका भी बिल्कुल युवा चेहरे भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और वाकई में एक जो फॉर्मूले की चर्चा पहले थी, वाकई में बीजेपी ने वो करके दिखाया है। आनंद तारण जी, बीजेपी का कहना है कि आपने गलतियों से नहीं सीखा, वही गलती दोहराई और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आनंद तारण जी, देखिए, गलतियां क्या हुई हैं ये तो सब समय बताएगा। लेकिन जो आज आपकी बैठक में भी आपने चर्चा की कि गुटबाजी बड़ी वजह रही, आपके नेता ही जो दूसरी पार्टी में गए उन्होंने हरवाने की पूरी कोशिश आपके साथ की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चर्चा हुई उसमें सामने आया कि जो नेता पार्टी का दामन छोड़ा, उन्होंने ही पार्टी को हरवाने की कोशिश की, जो स्थानीय प्रत्याशी थे, और गुटबाजी एक बड़ी वजह रही हार की आपकी। अरे कहीं हो सकता है, कहीं कोई बात हुई हो, किसी क्षेत्र विशेष में कोई बात हुई हो, वो सब चीजें आती। लेकिन हमारे यहाँ इसके बाद भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी में तो सब नियुक्त हो गए, मंत्रिमंडल में सब पद नियुक्त हो गए कि कौन को क्या बनना है, सबको बना दिया, लेकिन आवाज नहीं आई कहीं से कहीं तक। तो ये है आजादी और हिटलरशाही में इतना अंतर है। जब हमारा देश एक स्वाधीन देश है, जहां हर आदमी को अपनी बात कहने का, बोलने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी आवाज नहीं निकाल पाता। आपने ये भी देखा होगा कि अगर जो मंत्रिमंडल बन रहा था उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ किसी चैनल बैठे थे, उन्होंने एक, और शायद हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश जी बैठे थे, मैंने यही बोला कि रमेश जी तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रवक्ता है उसकी आवाज नहीं निकल रही।
तो ये इनके ऊपर कहीं ना कहीं ताला लगा हुआ है कि जो बोलना है केवल उतना ही बोलना, उससे आगे नहीं बढ़ना। तो ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। तो ये जो चीजें हैं जो बादल ठीक है, आप छाए देखिए इसे हुए हैं, लोकतंत्र का नाम जरूर देते हैं, लेकिन पार्टी के लिए बड़ा नुकसान रहता है। एक आखिरी कमेंट रमेश शर्मा जी मैं आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से अब कांग्रेस की जो तैयारी है और लोकसभा चुनाव सामने है, जो चर्चा अनंत अरन जी कर रहे थे, कितनी मजबूत आपको यहाँ से कांग्रेस दिखाई देती है और कितना सफल आगे का कांग्रेस का भविष्य से दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस को अब लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मुझे कांग्रेस अपेक्षाकृत अधिक मजबूत दिखाई दे रही है पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में, और हाल ही विधानसभा चुनाव की तुलना में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होगी। उसका कारण है कि मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का गारंटी तीनों प्रदेशों में प्रचार हुआ है, तो भाजपा के पास इस समय अब नया कुछ बताने को कुछ होगा नहीं, और कांग्रेस। हाँ जी बिल्कुल रमेश शर्मा जी, समय हमारे पास कम है और मुझे चर्चा को यही रोकना पड़ रहा है। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिवम शुक्ला जी बहुत शुक्रिया, आपका अनंत अरन जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जो तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्या कुछ पार्टियां नजर आती हैं, लेकिन बीजेपी ना जो रणनीति स्पष्ट है कि आगे जीत की पूरी तैयारी है, सभी वर्गों को साधा गया है और कांग्रेस भी अब सक्रिय नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।